तो यार मेन रीजन क्या था आपको बलिनो छोड़ के इसमें आने का? एक नहीं कई सारे रीजंस है। फर्स्ट रीजन वाज दैट कि मेरे को चाहिए थी गाड़ी ऐसी कि जो है दिखने में अंदर से भी खूबसूरत हो और बाहर से भी खूबसूरत हो। 2024 में सबसे ज्यादा पंच भी है और पंच में सीएनजी भी है। पंच के अंदर आपको सेफ्टी भी मिल जाती है, पंच के अंदर आपको बूट स्पेस भी मिल जाता है। तो पंच छोड़ने का क्या रीजन रहा? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्राइसिंग में आपने गाड़ी ली है, आप जो मुझे बता रहे थे, वही 3 सिलेंडर इंजन तो वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लग जाता है अगर आप उसको लाइक 30-40 हज़ार 50 हज़ार चलाएंगे। या फिर 3 सिलेंडर इंजन का यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वाइब्रेशंस। देखो अब तो ज़्यादातर गाड़ियों में 3 सिलेंडर इंजन ही मिल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये 4 सिलेंडर और कितना टाइम इन गाड़ियों में रहेंगे, क्योंकि अभी डिजायर आई है उसके अंदर भी 3 सिलेंडर हो चुका है, उसमें भी 4 सिलेंडर ही आता था, शिफ्ट के अंदर 3 सिलेंडर हो चुका है। ब्रेकर होता है, स्पीड ब्रेकर, तो वहाँ पे भी लग जाता है कई बार। आप ये कह रहे हैं कि ग्राउंड क्लियरेंस की दिक्कत है गाड़ी में? प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम आती है अगर आप कहीं हिली एरिया में जा रहे हैं या फिर कच्ची सड़क है या फिर गांव वगैरह में जा रहे हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम दे। आई थिंक इंजन वाइज भी बहुत अच्छा है एंड बॉडी वाइज भी देखा जाए तो आई थिंक पहले से इंप्रूवमेंट हुई है। मैंने पहली वाली बलेनो भी चला के देखी थी। हाँ, बॉडी वाइज देखोगे तो ऐसा नहीं है कि 5 स्टार वाली क्वालिटी आ गई है, 19-20 का फर्क पड़ा है। हाँ, थोड़ा पहले से बेटर हो चुकी है गाड़ी। अगर आप इससे इमेजिन करोगे कि नहीं वही टाटा वाली बात मिल जाएगी तो वो नहीं है। बट हाँ, जो पहले थी इसकी कि पहले तो स्कूटियों से भी बचाना पड़ता था इसको, वो अब चीज इसके अंदर नहीं है। तो गाड़ी स्टेबल होकर चलती है 80-100 तक जो है, 110 तक आप इसको आराम से जो है क्रूज कर सकते हो। बट ये सीएनजी वेरिएंट है तो इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं आता, तो ये एक ड्रॉबैक है इसका। अगर आप सीएनजी गाड़ी ले रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। 10 ऑफ 10 नहीं देंगे हेमंत, हम देंगे भाई कि अगर आपको ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी चाहिए तो आपके लिए गाड़ी नहीं है। अगर आपको इस गाड़ी के अंदर चाहिए कि भाई वो एसयूवी वाला फील आए तो वो नहीं है। अगर आपकी 6 फुट की हाइट है तो आप उस हिसाब से इस गाड़ी के अंदर नहीं कंफर्टेबल बैठ सकते। ये सब हम बताते हैं। और इस गाड़ी के अंदर वो बिल्ड क्वालिटी भी नहीं है जो इंडियन रोड्स को चाहिए। सभी को राम राम, स्वागत है आपका वैल्यू ड्राइव की एक और नई वीडियो में। आज हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ग्लेंजा की ओनरशिप वीडियो होने वाली है और ये जो ग्लेंजा है ये हमारे हेमंत भाई की। तो आज इनसे जानेंगे कि भाई इस गाड़ी के अंदर ऐसा क्या लगा कि बलिनो छोड़ के इस गाड़ी पे आ गए, क्योंकि है तो बलिनो की छोटी वैन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेमंत भाई, सबसे पहले ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा सा बताओ तो कि आप क्या करते हो। मेरा नाम हेमंत शर्मा है और बेसिकली मैं ग्रेटर नोएडा से ही हूँ एंड मेरा काम सेल्स एंड मार्केटिंग का है। सो मेनली मेरे को गाड़ी लेनी थी इसलिए कि मैं बाइक से काम करता था पहले। मैंने 5-6 साल खूब बाइक से काम किया है। सो मौसम की मार, मेनली सर्दी है, बरसात है, गर्मी है एंड आंधियाँ वगैरह चलती थी तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो अब मेरे पास कुछ पैसे जमा हुए, सो मैंने सोचा कि अब जो है शिफ्ट करने का, अपग्रेड करने का टाइम आ गया है। तो आपकी ये फर्स्ट कार है या इससे पहले घर में कोई और कार आप यूज कर रहे थे? दिस इज माय फैमिलीज फर्स्ट कार और काफ़ी रिसर्च करने के बाद जो है मैंने इसको डिसाइड किया लेने का। तो हेमंत भाई, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि गाड़ी का वेरिएंट कौन सा है ये और कितने का पड़ा आपको ये? तो दोस्तों ये टोयोटा ग्लेंजा का जी वेरिएंट है, जिसको सेकंड टॉप माना जाता है, विच इज इक्विवेलेंट टू नेक्सास ज़ेटा वेरिएंट। एंड मेनली इसमें जितने भी गुड टू हैव फीचर्स हैं सारे इसमें फीचर्स हैं। एंड आई थिंक सबसे वैल्यू फॉर मनी यही मेरे को वेरिएंट लगा। एंड ऑलमोस्ट ये 11,000 टच कर गई है विद इन 5 मंथ्स। अच्छा, 11,000 किलोमीटर आप अभी तक इससे चला दिया। तो यार मेन रीजन क्या था आपको बलिनो छोड़ के इसमें आने का? एक नहीं कई सारे रीजंस है। फर्स्ट रीजन वाज दैट कि मेरे को चाहिए थी गाड़ी ऐसी कि जो है दिखने में अंदर से भी खूबसूरत हो और बाहर से भी खूबसूरत हो। सो मैंने नेक्सा पे जाके चेकआउट किया इंटीरियर वगैरह, तो उसके जो इंटीरियर थे वो बहुत ही ज्यादा डार्क इंटीरियर थे। पूरा वो डार्क थीम पे, वो थोड़ा नेवी वाला आता है उसका। सो बहुत ही ज्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता था उसमें बैठ के कि गाड़ी बहुत अंदर से छोटी छोटी लगती थी। तो इंटीरियर हमें एक बार दिखाई देते ना गाड़ी का, क्योंकि यहाँ पे जो इंटीरियर है ना वो बेज कलर के इंटीरियर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। तो कुछ ऐसा इंटीरियर जो है आपको इस गाड़ी में देखने के लिए मिल जाता है जो कि बलिनो से थोड़ा अलग है। काफी फील कराता है। एक कॉस्मेटिक चेंजेस ही हैं, जैसे फ्रंट का बम्पर है वो भी एक कॉस्मेटिक ही चेंज है। लेकिन मेनली क्या है कि भले ही ये इंटीरियर एक कॉस्मेटिक चेंज है, बट बिकॉज ऑफ कि इसमें बीज इंटीरियर्स है तो बहुत ही ज्यादा एरी फील होता है। गाड़ी बहुत ही ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि थोड़ी साइज में बड़ी दिखती है एंड अंदर बैठ के ऐसा फील नहीं होता कि आप बहुत ही ज्यादा क्लोज चीज में बैठे हो, थोड़ा सा अच्छा फील होता है। तो ये तो होगी भाई देखो दिखने की बात। और इसके बाद क्या वैल्यू मिलती है? क्योंकि देखो दिखने जो दिखावट होती है वो सब्जेक्टिव होती है कि वो आपको ये बेज इंटीरियर पसंद आ रहा है, मुझे आ रहा है, अगले को आ रहा है या नहीं आ रहा, उसको नेवी ब्लू पसंद आ रहा है। तो इसके अलावा आपको क्या बेनिफिट मिला है टोयोटा से ये गाड़ी लेने का? इसका एक और बेनिफिट है, इसकी ओनरशिप कॉस्ट वो भी लगभग सेम ही पड़ती है, बट मेनली चीज़ आती है वारंटी की। सो जो मेरे को इसमें वारंटी मिली है वो मेरे को मिली है पूरी 5 साल की वारंटी। अच्छा, आपने एक्सटेंडेड वारंटी जो आती है, किलोमीटर्स कितने मिले उसमें? 1 लाख किलोमीटर्स या फिर 5 साल की वारंटी मेरे को मिली है कंपनी से ही, विदाउट पेइंग अ सिंगल रुपी। अच्छा। लेकिन मैं अगर मारुति सुजुकी में जाता नेक्सा में, सो मेरे को वो शायद 2 साल का या 3 साल का जो है पैकेज, 2 साल का 40,000 का था, अब वो भी उन्होंने बढ़ा दिया किलोमीटर। तो मेरे को 1 लाख किलोमीटर तक कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मैं बिंदास गाड़ी चला सकता हूँ 5 साल तक
उसके बाद जो रहेगा तो भी मैं एक्सटेंड करा सकता हूँ उसको। नहीं हेमंत, मुझे लगता है इस वारंटी से भी एक चीज आती है, जो टोयोटा की सर्विस है एग्जैक्टली वो मारुति से ज्यादा आपको बेहतर है। मतलब बेहतर मिलेगी, वहाँ पे क्विक रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, और वो फालतू की जो चीजें होती है ना, जो हर सर्विस सेंटर आपको चिपने के चक्कर में रहता है, वो Exactly. आपको नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली तो भाई आप मुझे बताओ, इस गाड़ी के लेने के बाद आपको इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स मिल गए काम वाले? काम वाली अगर बात करें तो मेनली पहले मैं सोच रहा था कि मैं एक छोटी गाड़ी से शुरुआत करूं। मेरा बिल्कुल, पहले प्लान मैं यही एक्चुअली पूछने वाला था आपसे कि भाई आपकी ये फर्स्ट कार थी और आप जैसे आप बता रहे हो कि टू व्हीलर पे चलते थे, तो आपने उसको देखते हुए गाड़ी सीएनजी ले ली, ठीक है, जो कि आपको, क्योंकि ट्रैवल ही आपको डेली इतना करना है, Exactly. है ना, आपका प्रोफेशन ही ऐसा है। तो लोग क्या करते हैं कि यार वो थोड़ा छोटी गाड़ी से जैसे i10 नियोज ले लेते या फिर K10 टाइप गाड़ी ले लेते जिनको फील्ड में चलना है। तो फिर यहाँ तक आने का क्या रीजन रहा आपको कि मतलब कि भाई मुझे इस लेवल की गाड़ी लेनी थी? सो मेनली जो भी मिडिल क्लास या लोअर क्लास लोग देखते हैं कि भाई मेरे को फर्स्ट गाड़ी लेनी है तो मैं लूंगा ऑल्टो। हाँ, सो ऑन दैट टाइम जब मैं जो है रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा ऑल्टो के बारे में, मैंने पढ़ा, रिसर्च करी, फीडबैक्स लिए और लोगों से। सो उसमें यही था कि इट वाज 800 या 1000 सीसी जो भी K10 में आता है, अभी उस टाइम पे K10 K10 अवेलेबल थी। हाँ जी। 800 बंद हो चुकी थी जब मेरे को लेनी थी। जी 1 लीटर तो, का इंजन आता हाँ। है उसमें 3 सिलेंडर का। सो दिखने में वो गाड़ी एक तो बहुत छोटी है, ऊपर से उसमें 1000 सीसी का इंजन है और आई थिंक उसमें 3 सिलेंडर इंजन है। और मेन मेरी ये वाली गाड़ी लेने का पर्पस था सिलेंडर, बिकॉज इट इज ऑफरिंग 4 सिलेंडर इंजन इंस्टेड ऑफ 3 सिलेंडर इंजन। तो मैंने K10 देखी, उसमें भी 3 सिलेंडर इंजन था एंड वो छोटी गाड़ी थी। और आदमी सोचता है कि अगर वो इतना 5-6 लाख रुपए डाल रहा है तो क्यों ना वो 2-3 लाख रुपए या 1 लाख रुपए डाल के थोड़ी सी जो है बड़ी गाड़ी ले ले, सो दैट वो लॉन्ग टर्म में उसको कोई प्रॉब्लम ना बिल्कुल दे। सही बात है। आज की एक्चुअली मेंटलिटी यही बन चुकी है कि आदमी, पहले क्या होता था कि आदमी देखता था किसी तरीके से छोटी गाड़ी मिल जाए, Exactly. है ना। अब देखो आप जो छोटी गाड़ियों की सेल है वो ड्रेस्टिकली नीचे गिरी हुई है, ठीक है। Right, अब आपको बड़ी गाड़ियों की मिलेगी सेल्स। तो जैसे बड़ी गाड़ियों की सेल्स के बारे में बात हम कर ही रहे हैं, तो जैसे आपको पता है 2024 में सबसे ज्यादा पंच बिकी है, और पंच में सीएनजी भी है, पंच के अंदर आपको सेफ्टी भी मिल जाती है, पंच के अंदर आपको बूट स्पेस भी मिल जाता है। तो पंच छोड़ने का क्या रीजन रहा? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्राइसिंग में आपने ये गाड़ी ली है, आप जो मुझे बता रहे थे, आपने अभी तक कैमरे पे प्राइसिंग भी नहीं बताई, तो सबसे पहले प्राइसिंग बता दीजिए। सो कुछ लोगों को लग सकता है कि मैं कुछ गलत ही प्राइसिंग बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये मेरे को बहुत ही, देखा जाए तो सस्ती पड़ी है। मेरे को ये ऑन रोड पड़ी थी 10,10,000 की। अच्छा भाई, इतनी प्राइसिंग आपने कहाँ से नेगोशिएट कर ली? ये एक वैसे सीक्रेट है, बट ऑन दैट टाइम कुछ डिस्काउंट्स ऑफरिंग चल रहे थे, बिकॉज आपको भी पता होगा कि पिछले साल इन 2024 बहुत ही ज्यादा गाड़ियों की इन्वेंट्री इकट्ठी हो गई, तो डीलर्स वाज सेइंग कि भाई जल्दी निकालो गाड़ी को, जल्दी निकालो। एंड तो आपने उस टाइम पे नेगोशिएट अच्छा कर लिया? मैंने इतना नेगोशिएट किया कि कोई नहीं कर सकता, बिकॉज मैं भी सेल्स में कोई हूँ। नहीं कर सकता। मैं भी सेल्स में हूँ तो मुझे फंडे पता होता है कि कैसे नेगोशिएट किया जाता है कस्टमर से। चलो बहुत बढ़िया डील मिल गई आपको। तो आप मुझे ये बताओ कि आपका गाड़ी को लेके अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है इस गाड़ी को लेके? मैंने ऑल्टो भी चला के देखी थी, इसके अलावा मैंने वैगनार भी चला के देखी थी, मैंने स्विफ्ट भी चला के देखी थी इससे लेने से पहले। सो ऑल्टो वैगनार उस टाइम पे आते थे तो दोनों ही 3 सिलेंडर इंजन थे, दोनों ही 1000 सीसी इंजन थे। वैगनार मेरे मन में कंसीडर करने का था कि भाई मैं VXI CNG ले लूँ, लेकिन सबसे बड़ी उसमें 2-3 चीज़ें थी। फर्स्ट वन इज कि वही 3 सिलेंडर इंजन तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लग जाता है अगर आप उसको लाइक 30-40 हज़ार 50 हज़ार चलाएंगे, या फिर 3 सिलेंडर इंजन का यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वाइब्रेशंस। देखो अब तो ज्यादातर गाड़ियों में 3 सिलेंडर इंजन ही मिल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये 4 सिलेंडर और कितना टाइम इन गाड़ियों में रहेंगे, क्योंकि अभी डिजायर आई है उसके अंदर भी 3 सिलेंडर हो चुका है, उसमें भी 4 सिलेंडर ही आता था, स्विफ्ट के अंदर 3 सिलेंडर हो चुका है। तो भी कितना लंबा टाइम रहेगा तो इसका तो कुछ कह नहीं सकते। तो गाड़ी तो आपकी बहुत बढ़िया आपने ले ली, तो अभी तक कोई डाउन साइड इसके समझ में आ रहे हैं आपको? गाड़ी इसका मेरे को कुछ डाउन साइड्स हैं, जैसे कि पहला डाउन साइड है इसका फ्रंट का बम्पर जो है, अगर अच्छा। कोई बड़ा सा ब्रेकर होता है, स्पीड ब्रेकर, तो वहाँ पे भी लग जाता है कई बार। आप ये कह रहे हैं कि ग्राउंड क्लियरेंस की दिक्कत है गाड़ी में? प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम आती है अगर आप कहीं हिली एरिया में जा रहे हैं या फिर कच्ची सड़क है या फिर गांव वगैरह में जा रहे हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम देती है। यार हेमंत, होता है क्या है ना कि सिटी के अंदर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, सोसाइटी के अंदर या लोकल जो कच्ची कॉलोनियां जिन्हें मैं कह लूँ, वहाँ पर अपने हिसाब के स्पीड ब्रेकर बना लेते हैं, और फिर जब वहाँ पे गाड़ी जाके लगती है ना, तो गाड़ी भी नहीं लगती, जो ओनर होता है उसके दिल पे लग देती है वो बात। ऐसा ही हर बार ऐसा ही होता है मेरे साथ भी। कहीं पे भी अगर ब्रेकर होता है बड़ा सा तो बहुत आराम से निकालनी पड़ती है, और फिर भी ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं से जो है या तो फ्रंट बम्पर टच हो जाता है या फिर नीचे से लग जाती है। इसलिए हेमंत, आज के टाइम पे ना लोग सोचते हैं कि वो एक हैचबैक या प्रीमियम हैचबैक ना लेके एक SUV लेंगे, इसलिए पंच की सेल और इसलिए बाकी SUV की सेल्स जो है वो काफ़ी पिछले टाइम में अप हो गई है, क्योंकि आदमी को लगता है कि शायद कहीं एक ऐसा ब्रेकर आ जाए, शायद कोई फ्लाईओवर बन रहा हो तो मैं नीचे से एक U-टर्न मारना हो, वहाँ पे कच्चा हो, वहाँ पे गाड़ी मेरी नीचे ना लग जाए, क्योंकि एक बार की जो गाड़ी नीचे लग जाती है ना, वो बंदे को हमेशा याद रहती है। तो मुझे लगता है कि आपका भी शायद एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही जा रहा है। मुझे बताओ कि आप 10-11 हज़ार किलोमीटर चला चुके हो, इस गाड़ी का माइलेज क्या निकल के आ रहा है, ठीक है, और अगर सीधा सीधा ये भी पूछूं मैं आपसे कि एक टैंक के अंदर चल कितना रही है फुल टैंक होने का, सिटी के अंदर और हाईवे के अंदर दोनों, आप मुझे बताइए। अब आप लोग जो है दोस्तों
कहेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। वैसे अगर मैं गर्मी में भी फुल एसी करके इसको चलाता हूँ तो ये मेरे को 24-25 का एवरेज देती है पर केजी सिटी के अंदर। और हाईवे पे आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी जैसे सर्दी चल रही है तो मैंने हाईवे ड्राइव की थी अभी, इसने मेरे को 41 का एवरेज दिया है। नहीं यार 41 का एवरेज तो देखो नहीं मिल सकता दोस्तों, ये मतलब मैं आपसे कह सकता हूँ। मुझे लग रहा है लोग मानेंगे नहीं, बट हाँ इसने मुझे इतना ही हो सकता है कैलकुलेशंस में आपकी थोड़ी गड़बड़ रही होगी, बट हाँ मैं 30-31 तक का मतलब कर सकता हूँ रिलाई कि भाई इतना दे दिया होगा। बट इतना थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा कई बार गड़बड़ आ जाता है, कई बार प्रेशर ज़्यादा होता है पंप पे, तो वो हमें पता नहीं चल पाता है। अगर वो कॉन्स्टेंटली आपको 41 मिलने लगे, 40 मिलने लगे तो बात अलग है फिर हम ले लेंगे, है ना। वो एक बार का हम नहीं यकीन कर सकते। तो भाई मुझे बताओ कि आप अभी इस गाड़ी को किन किन लोगों को रिकमेंड करते हो? मैं उन लोगों को रिकमेंड करता हूँ जिनको ज़्यादातर सिटी ड्राइव करनी है, बहुत ज़्यादा कच्चे में या फिर गांव में नहीं चलाना है, ऑफ रोडिंग नहीं करनी है। और ऑफ रोडिंग तो खैर अलग ही सब्जेक्ट हो गया। इसके अलावा वो लोग जिनको एक पीस ऑफ माइंड वाली गाड़ी चाहिए, बिल्कुल, जिनको गाड़ी लंबी रखनी है, जिनको इंजन पे भरोसा चाहिए कि उनका इंजन कभी भी उनको धोखा ना दे। बिकॉज ये एक ऐसा इंजन है कि कई बार मुझे भी जो है ऐसा लगता है कि गाड़ी स्टार्ट है भी या नहीं है, तो मैं कई बार सेल्फ लगा देता हूँ। तो इतना स्मूथ और रिलायबल इंजन है ये, 4 सिलेंडर इंजन। तो आई थिंक इंजन वाइज भी बहुत अच्छा है, एंड बॉडी वाइज भी देखा जाए तो आई थिंक पहले से इंप्रूवमेंट हुई है। मैंने पहले वाली बलेनो भी चला के देखी थी। हाँ, बॉडी वाइज देखोगे तो ऐसा नहीं है कि 5 स्टार वाली क्वालिटी आ गई है, 19-20 का फर्क पड़ा है। हाँ, थोड़ा पहले से बेटर हो चुकी है गाड़ी। अगर आप इससे इमेजिन करोगे कि नहीं वही टाटा वाली बात मिल जाएगी तो वो नहीं है। बट हाँ, जो पहले थी इसकी कि पहले तो स्कूटियों से भी बचाना पड़ता था इसको, वो अब चीज़ इसके अंदर नहीं है। और देखिए दोस्तों, ये जो लुक्स वाली बात है ना वो सब्जेक्टिव हो सकती है, बट मुझे ये बलिनो से फ्रंट लुक इसका ज़्यादा अच्छा देखने के लिए इस गाड़ी में लग रहा है। तो भाई मुझे ये बताओ कि आप अभी तक गाड़ी को जैसे 11,000 चला चुके हो, तो 11,000 किलोमीटर में कहाँ कहाँ आप इस गाड़ी को लेके जा चुके हो, या अभी तक आपका ये सारा लोकल ही है? मैंने इसको नोएडा, ग्रेटर नोएडा लोकल भी चलाया है। मैं इसको मुजफ्फरनगर तक लेके गया हूँ, मेरठ लेके गया हूँ। और मतलब आप अभी मेनली अगर देखा जाए तो मैं अभी दिल्ली एनसीआर से ज़्यादा बाहर नहीं गया हूँ। दिल्ली एनसीआर से आप ज़्यादा बाहर नहीं गए। हाँ। तो यहाँ पर आपका जो एक्सपीरियंस जो मतलब आपको चाहिए इस गाड़ी से रिस्पांस इंजन का, वो कैसा मिल रहा है आपको? मेरे को इंजन वाइज भी रिस्पांस मैं कहूँगा मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। कंफर्ट वाइज भी बहुत ही ज़्यादा, मैंने जो सोचा था उससे बहुत ज़्यादा कंफर्ट है इस गाड़ी में। मतलब बैठ के ऐसा लगता है जैसे सोफा पे आप बैठ गए हो सीट पे, एंड ऐसा कभी फील ही नहीं होता कि गाड़ी चला रहे हो। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल राइड रहती है। हाईवे पे स्टेबिलिटी भी इसकी अच्छी महसूस होती है मेरे को, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस कम है तो वो आपको वहाँ पे स्टेबिलिटी भी मिल जाती है। सो ग्राउंड क्लियरेंस कम होने से एरोडायनेमिक में फायदा मिलता है। सो गाड़ी स्टेबल होकर चलती है। 80-100 तक जो है, 110 तक आप इसको आराम से जो है क्रूज कर सकते हो। बट ये सीएनजी वेरिएंट है तो इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं आता, तो ये एक ड्रॉबैक है इसका। और आपको बूट स्पेस कैसा मिल जाता है गाड़ी? बूट स्पेस देखा जाए तो इसमें सिंगल सिलेंडर है, टाटा की तरह ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी नहीं है। बट अगर हम देखा जाए तो हम कुछ लूज बैग्स जो हैं, पिट्ठू बैग रख सकते हैं, एंड छोटी मोटी चीजें जो हैं वो हम इसमें आराम से रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, लेकिन बड़ा बैग आप लाइक नहीं आएगा। हाँ, अगर आप सीएनजी गाड़ी ले रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। तो सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा? तो दोस्तों मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। इसके अभी तक 3 सर्विस हो चुकी हैं। पहली सर्विस 1000 किलोमीटर पे हुई थी। ऑयल चेंज वाली भी सर्विस हो चुकी है? ऑयल चेंज वाली भी हो चुकी है, 1000 किलोमीटर हो गए हैं उसको कराए हुए। सो फर्स्ट सर्विस में और सेकंड सर्विस में ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस वो जो है कुछ बेसिक चेकअप करके गाड़ी को साफ करके दे देते हैं। एंड आई थिंक मेरे को लगभग 1 घंटे में गाड़ी मिल गई थी दोनों सर्विस पे। और बात करें, दिन लग जाता है मारुति में। और बात करें इसकी ऑयल चेंज वाली सर्विस की, जो एक तरीके से मेजर सर्विस है, बिकॉज उससे पहले तो लाइक कुछ भी नहीं होता है। सो ऑयल चेंज वाली सर्विस में मैं सुबह इसको 9 बजे लेके गया और मेरे को 2 घंटे में उन्होंने गाड़ी दे दी एकदम बढ़िया चकाचक करके। और क्या चार्जेस लगे आपके? चार्जेस की बात करें तो मेनली उन्होंने ऑयल चेंज किया और इसकी सील आती है, गैस्केट वगैरह वो डाली एंड सफाई करी। एंड मैंने इसमें एक और चीज़ काम कराया था कि मैंने सुना कि 10,000 किलोमीटर के बाद जो है व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग करानी चाहिए, तो मैंने ये भी टोयोटा डीलरशिप से कराई। तो अगर देखा जाए तो विदाउट लेबर कॉस्ट, बिकॉज फ्री रहती है, तो मेरे को लगभग इसका 2400 से 2500 के आसपास का खर्चा आया, जो कि बहुत रीजनेबल, जो कि बहुत रीजनेबल है। और मेनली इतना ही खर्चा मेरे को आया व्हील अलाइनमेंट में और बैलेंसिंग में। तो ऑलमोस्ट मेरे को इसमें 4500 रुपये का बिल बना। और अगर मैं व्हील अलाइनमेंट या बैलेंसिंग बाहर से कराता तो शायद वो 600-700-800 का हो जाता, बट कंपनी ने मेरे को लगभग इसके 2100-2200 रुपये। अच्छा हेमंत, जब से आपने गाड़ी ली है, क्या इसमें आपने कुछ एड ऑन छोटा मोटा काम कराया है? मैंने इसमें 2 एड ऑन कराए हैं एंड आई थिंक वो बहुत ही अच्छे मेरे को लगे। तो आप ऑडियंस को भी दिखाइए कि आपने क्या एड ऑन कराया मैंने। तो दोस्तों पहला जैसे आप देख सकते हैं कि मेनली जो ये रीडिंग लैंप होती हैं, ये इसमें येलो कलर की आती हैं, बट मैंने इसमें एलईडी करी हैं। और आपको जान के भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट होगी कि मैंने खुद जो है निकाल के पेचकस से और खुद से ही कर दिया है। अच्छा। इसके अलावा मैंने इसमें एक और मॉडिफिकेशन किया, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये बल्ब आपने कहाँ से लिए? ये बल्ब मैंने अमेजोन से लिए थे, एक साथ मंगाए थे। ये ओसराम के एलईडी बल्ब हैं। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा किया कि ब्रांडेड ही आपने, ओसराम के जो बल्ब्स आते हैं वो काफी अच्छे होते हैं। और इसके अलावा मैंने इसकी नंबर प्लेट लाइट भी येलो आती है, जो रात में दिखने में बहुत ही ऑड लगती है। एंड मुझे समझ में नहीं आता हेमंत कि भाई ऐसा क्या है मैन्युफैक्चरर्स के बाद जो हैलोजन से बाहर नहीं आ पा रहे अभी तक? आई थिंक
कुछ इतनी भी प्रैक्टिकल मिलती है रीजंस उसमें। भी रहते हैं एंड आई थिंक कुछ जो है कॉस्ट कटिंग भी रहती है। अगर प्रैक्टिकल रीजन की बात करें तो तो जैसे fog में- फॉग वगैरह में है, बट मुझे नहीं लगता इतना मेजर कोई इतना ज़्यादा वो मेजर इम्पैक्ट नहीं करता है, बिकॉज ये इतनी ज्यादा बड़ी चीज नहीं है दिखाने के लिए। सो अब देख सकते हैं, जैसे मैंने इसकी लाइट्स जला दी है, तो देख सकते हैं आप लोग आप कि इसमें देखो हेमंत, white lights अभी तो है। जज नहीं हो पाएगा, तो आप मुझे एक स्क्रीनशॉट दे देना मैं- रात का। हाँ, मैं मतलब इसका रात फोटो को- दे देना रात को एक का, तो मैं इसको वीडियो में ऐड कर दूंगा, तो उससे पता चल जाएगा। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना, पूरी आपकी गाड़ी का जो है सेटअप जो है यहाँ पर एलईडी है। हाँ। अब उसके बाद नीचे जब वो रात को चलते हैं ना येलो, Yellow। तो वो मर्जिंग अच्छी नहीं आती, और व्हाइट exactly। गाड़ी वैसे है। एंड मैंने एक्चुअली ये मेरे को आइडिया तब से आया जब मैंने जो है रोड पे चलती हुई जो प्रीमियम कार्स हैं जैसे कि ऑडी या फिर BMW, मर्सिडीज मैंने देखी, तो उनमें रीडिंग लैम्प और नंबर प्लेट की लाइट जो होती है वो सारी वाइट ही है। मैं कहा यार ये क्या जो है लॉजिक है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने एड ऑन किया छोटा सा, जो आपने कस्टमाइज किया और ब्रांडेड गए आप। या। किसी ऐसे नहीं गई करोल बाग में जाके कोई भी चाइनीज बल्ब डलवा लिया। चाइनीज बल्ब इसके सिर्फ और सिर्फ 30-40 रुपए के आ जाते हैं, बट मैंने ये लगभग आई थिंक 150 रुपए का एक बल्ब है, एलईडी लाइट है, तो आई थिंक और इसकी 2 साल की वारंटी भी है, तो अगर ये खराब भी होता नहीं है तो ओसराम अपने में इसको ये चीज करके कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आती। नहीं आती। और भाई वीडियो को एंड करते करते मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है कि भाई ये बलिनो आपने ली, एक फ्रोंक्स भी तो आप ले सकते थे। जो ग्राउंड क्लियरेंस की आपको दिक्कत आ रही है वो नहीं आती आपको। तो मैंने फ्रॉन्क्स भी कंसीडर करी थी। फ्रॉन्क्स ना लेने के 2-3 रीजन थे। तो फर्स्ट रीजन यही था कि इंजन सेम है उसमें, सिर्फ उसमें क्या था कि जो बॉडी स्टाइल है वो कूपे टाइप की है। सो उसमें मेरे को ऐसा मैं भी बैठा भी उसमें, तो मेरे को बस ऐसा लगा कि मैं बलिनो में ही बैठा हूँ, लेकिन थोड़ी सी वो ना स्ट्रेच्ड है, ऊपर को खिंची हुई है। सारी चीजें उसमें बैठ के ऐसे ही लगता है, हेडरूम भी उसमें उतना ही लगता है मेरे को, नी रूम बट पैसे ज्यादा लग जाते हैं आपके। और सबसे बड़ी बात, जितने पैसों में मेरे को फ्रॉन्क्स का बेस मॉडल मिलता, उससे थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा देके मैंने इसका टॉप मॉडल ले लिया। सेकंड टॉप आप सेकंड टॉप कह सकते हैं, सीएनजी में टॉप बोल सकते हैं इसको। तो उसमें मेरे को अलॉय व्हील भी नहीं मिलते, इसमें मेरे को प्रॉपर अलॉय व्हील मिल रहे हैं, वो भी डायमंड कटेड अलॉय व्हील, वो भी 16 इंच के। अलॉय व्हील लिटरली बहुत सेक्सी लगते हैं, क्योंकि डायमंड कट है या मशीन कट आप इसको कह लीजिए। इसके अलावा और भी बताता हूँ मैं सारी चीजें। इसके अलावा आई थिंक उसमें रियर वाइपर नहीं है, एंड आई थिंक वॉशर भी नहीं है। इसके अलावा उसमें एलईडी नहीं मिलती मेरे को, इसमें एलईडी हेडलैम्प का सेटअप मिला है मेरे को, डीआरएल भी इसमें जलती है, और मतलब काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो उसमें नहीं आती हैं। सो मैंने सोचा कि अगर मेरे को सेम इंजन मिल रहा है और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, सेम प्लेटफॉर्म है, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो आप जान के आपको यकीन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 10 mm या 20 mm का ही डिफरेंस है। वो 10 mm भी मेजर फैक्टर क्रिएट कर देती है जब वो नीचे से लगने वाला होता है। तो आई थिंक वो मेरे को लगा कि यार वैल्यू फॉर मनी नहीं है गाड़ी, मुझे ऐसा मतलब पर्सनली फील हुआ कि मैं किस बात के सिर्फ 10 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के पैसे तो नहीं दे रहा ना, और इसमें मेरे को आई थिंक सारी चीज़ें मिली, तो आई थिंक इतने पैसों में ये सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। आपको 4 सिलेंडर इंजन भी मिल रहा है। टाटा ना लेने का भी मेरे कई रीज़न है, जैसे मैं पंच भी देखने गया था, मैंने टियागो भी देखी, मेरी फर्स्ट चॉइस टियागो थी, तो टियागो मैंने नहीं ली इसलिए क्योंकि उसमें 3 सिलेंडर इंजन था एंड वाइब्रेशन इशूज़ वो पंच में भी थे, टियागो में भी थे, टिगोर में भी थे, सभी में वाइब्रेशन इशूज़ थे। मैंने यूट्यूब पे काफ़ी यूट्यूबर्स के फीडबैक देखे कि गाड़ी सीएनजी में उतना एवरेज भी नहीं निकालती है जितना ये निकालती है। इसके अलावा आपको पता है मेरे दोस्त के पास है एक टियागो, ऑन कैमरा बता रहा हूँ, तो उसने ली हुई है XZ, इट्स टियागो XZ, XZ प्लस से नीचे। हाँ XZ प्लस से नीचे है, ठीक है। और उसने शायद 1.5 साल हो गया उसकी गाड़ी को, तो क्या आपके हिसाब से क्या एवरेज देनी चाहिए? वो भी 1.2 है, 3 सिलेंडर है। वो सीएनजी में है। एक टैंक में कितनी चलनी चाहिए? 7.5 किलो के लगभग गैस आती है उसमें। मेरे हिसाब से आई थिंक वो 180 के आसपास चलनी चाहिए। वो 120-130 चलती है। ठीक है, तो और ये रेगुलर है। जब उन्होंने मुझे बताया ना कि 120-130 चल रही है, तो मुझे लगा नहीं यार इतनी कम नहीं चल सकती। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई तुम मुझे अपनी गाड़ी दो, मुझे एक जगह जाना है, मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेरा बहुत करीब का दोस्त है। अच्छा। मैं यहीं पे नोएडा में कहीं आया था दिल्ली से, मैं वापसी गया, तो जब मैं अपने घर वाले फ्लाईओवर उतर रहा था, वहीं पे सीएनजी खत्म हो गई थी। तो 100 शायद 117 किलोमीटर चली थी। ये भी एक रीजन है ना, बट मैं ये नहीं कह रहा सारी टियागो ऐसा एवरेज दे रही है। मेरे एक कजन के पास टिगोर है, उसकी गाड़ी 180-190 चलती है। हाँ, तो मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस काफी वेरी करते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि टाटा के जो भी इंजन है वो उतना रिफाइंड नहीं है जितना कि सुजुकी दे रही है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो है, एंड एक और चीज़ है सर्विस। जैसा कि मैंने देखा है, सुना है कि भाई टाटा की गाड़ियों में सर्विस इतनी अच्छी नहीं रहती है, वो बहुत लंबा घुमाते हैं। नहीं, सर्विस अच्छी रहती है जब तक आपकी गाड़ी में कोई इशू जब तक इशू नहीं आ रहा कोई, जिस दिन इशू आना स्टार्ट हो जाता है ना, बस आप फिर अगली बार से टाटा की गाड़ी नहीं लोगे। एंड आई थिंक मैं अगर इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ पीस ऑफ माइंड, तो मेरे को गाड़ी ऐसी चाहिए कि वो मेरे को धोखा ना दे, और आई थिंक मैंने सही गाड़ी ली है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बजट के हिसाब से मैंने ये गाड़ी एकदम सही ली है। मैं ब्रेजा भी ले सकता था। एक्चुअली क्या है, गाड़ी लेने के बाद अगर सेटिस्फेक्शन है आदमी को 11,000 किलोमीटर चलाने के बाद भी, तो उसका डिसीजन उसके लिए सही है, मेरा तो ये मानना है। मेरे को इसमें 10/10 दूंगा मैं इस गाड़ी को हर तरीके से,
लाइक चलने में इतनी स्मूथ है, बट पता हम नहीं 10 ऑफ चलता। 10 नहीं देंगे हेमंत, हम देंगे भाई कि अगर आपको ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी चाहिए तो आपके लिए गाड़ी नहीं है। अगर आपको इस गाड़ी के अंदर चाहिए कि भाई वो एसयूवी वाला फील आए तो वो नहीं है। अगर आपकी 6 फुट की हाइट है तो आप उस हिसाब से इस गाड़ी के अंदर नहीं कंफर्टेबल बैठ सकते। ये सब हम बताते हैं। और इस गाड़ी के अंदर वो बिल्ड क्वालिटी भी नहीं है जो इंडियन रोड्स को चाहिए। तो ये बात पता होनी चाहिए आदमी गाड़ी लेते हुए। अब जैसे किसी को सिटी में चलना है तो उसके लिए गाड़ी ठीक है, हाँ ना उसको ग्राउंड क्लियरेंस की दिक्कत आएगी, ना उसको सेफ्टी की इतनी दिक्कत आएगी। क्योंकि जो इतनी हाई स्पीड में जो क्रैशेस होते हैं उसमें दिक्कत आती है। जैसे आप बाइक से आते हो, आप पहले बाइक चला रहे थे अपने काम के लिए, तो आप गाड़ी पे शिफ्ट हो गए तो उससे तो ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको मिल ही जाएगी इस गाड़ी के अंदर सिटी में। तो दोस्तों ये था ग्लेंजा का ओनरशिप रिव्यू जो कि हेमंत जी की थी। और इन्होंने अपने मतलब पूरा प्योरली बताया बिना किसी फिल्टर के कि भाई गाड़ी कैसी है। तो आपको कैसी लगी ये गाड़ी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।